जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9th के मॉडल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 सेट 3 के विषय विज्ञान के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। आपके सेक्शन ए में टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें आपका टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें आप किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, यानी टोटल 10 मार्क्स हो जाएंगे आपके। इसका पहला क्वेश्चन है, एक वॉट को परिभाषित कीजिए तथा हॉर्स पावर और वॉट के बीच संबंध बताइए। तो इसका आंसर होगा, पहला है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो हमारा शक्ति बराबर पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम, ये फॉर्मूला होता है। और जब हमारा जो है, जब कोई कार्य करता है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, तो उसकी शक्ति को 1 वॉट शक्ति कहा जाता है। यहाँ पर हमारा P बराबर W/T है। जब हमारा जो है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य होगा, तो हमारा शक्ति क्या होगा, 1 वॉट होगा। और 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 सेकंड। आगे हमारा है हॉर्स पावर और वॉट के बीच संबंध बताना है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। चाहे हम ताली बजाएं या हथौड़े से घंटी बजाएं, यांत्रिक ऊर्जा ही ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न करती है, जो तरंगों के रूप में आगे बढ़ती हैं। इसीलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कही जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सल्फर के यौगिक S8 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो आंसर होगा इसका, सल्फर तत्व का मोलर द्रव्यमान बराबर होता है सल्फर के परमाणु का द्रव्यमान। अर्थात जो है सल्फर के परमाणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। तो सल्फर के यौगिक S8 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि एक सल्फर का द्रव्यमान जो है 32 ग्राम है, तो S8 यानी 8 ठो सल्फर का द्रव्यमान हो जाएगा 32 गुने 8। जब इसको गुना करेंगे तो 256 ग्राम इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर होगा, जो हमारा देखिए, पहले 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमको जो है परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 परमाणु होती है। तो हम लोग जो है 1 मोल परमाणु में इतना होता है, तो हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना मोल होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में मोल की संख्या बराबर हम लोग पहले निकालेंगे। तो मोल बराबर होता है हमारा भार बटे अनुभार। हमारा 1 ग्राम भार दिया है और अनुभार यानी हाइड्रोजन का भार 1.008 होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.992 होगा। ठीक है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतना मोल होगा। अब इतना मोल में परमाणुओं की संख्या, हमारा जो है 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है। तो 0.992 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 0.992 × 6.022 × 10⁻23 मोल। अब हमारा जो है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 0.992 मोल में परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगा 5.97 × 10⁻23 परमाणु। फिफ्थ क्वेश्चन है, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो हमारा जो है पहले Na यानी सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो K, L और M कोष में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन आता है। यानी लास्ट जो इसमें है, लास्ट कोष में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन Na+ का परमाणु संख्या, तो Na+ तो ये क्या करता है, इसका संयोजकता 1 है सोडियम का, तो ये 1 ठो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na+ बनाता है। Na से Na+ बनाता है 1 ठो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। तो 1 ठो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, पहले 11 था, 1 ठो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी Na+ का परमाणु संख्या कितना होता है, 10। तो अब जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो K और L कोष में 2 और 8 यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक हमारा जो है उत्कृष्ट गैस का श्रेणी में आ जाएगा। छठा क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, एनाफिलीज मच्छर के कारण जो है मलेरिया नामक बीमारी होती है। सातवां क्वेश्चन है, 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो 2 असंक्रामक रोग हमारा है, पहला मधुमेह और दूसरा जो है कैंसर। ये असंक्रामक रोग है, यानी ये संचरणीय रोग नहीं है, ये असंचरणीय रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है ये रोग। सेक्शन बी में भी आपका टोटल 7 प्रश्न है, जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 3-3 मार्क्स के हैं, यानी टोटल आपके 15 मार्क्स हो जाएंगे इस सेक्शन से। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक लैंप 10 सेकेंड में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, इसकी शक्ति क्या है।
तो इसका आंसर होगा हमारा जो है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात कार्य बटे समय बराबर होता है शक्ति। और हमारा जो है कार्य यानी ऊर्जा, ऊर्जा हमारा दिया गया है 1000 जूल, ठीक है, और हमारा 10 सेकेंड समय दिया गया है। तो हमारा ऊर्जा है 1000 और समय है 10 सेकेंड। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 100 वाट हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग जो है इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ऊर्जा बराबर 1000 जूल और समय 10 सेकेंड। शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय होता है, तो शक्ति बराबर हो जाएगा ऊर्जा 1000 बटे 10 यानी हो जाएगा 100 वाट। 9वां क्वेश्चन है हमारा, तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे निरूपित किया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। तो तरंग दैर्ध्य किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो हमारा जो है एक पूरा कंपन में ये जितनी दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, इसको जो है तरंग दैर्ध्य कहेंगे। और इसका एसआई मात्रक यानी एक प्रकार का दूरी ही है, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम लोग जो है लैम्बडा से द्वारा निरूपित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अणुओं की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने अवगाद्रो संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान तो हमारा 8 ग्राम है। अब मोलर द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं, O2 का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 गुने 16, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल हमारा जो है 2 ठो ऑक्सीजन है यहाँ पर O2 में, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, यानी 2 का हो जाएगा 16 दूनी 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन O2 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। अब दिया गया द्रव्यमान है 8 और मोलर द्रव्यमान है 32 और गुने अवगाद्रो संख्या होता है 6.022 × 10⁻23। जब इसको जो है डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 1.51 × 10⁻23 जो है अणु हो जाएंगे हमारा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के द्रव्यमान ज्ञात करें। 5 मोल N परमाणु, ठीक है। तो 1 मोल N परमाणु का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। N यानी नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। 5 मोल N परमाणु का द्रव्यमान यानी 14 गुने 5 यानी टोटल 70 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। 11 का बी नंबर क्वेश्चन है, 3.011 × 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं का जो है द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसका भी आंसर उसी प्रकार होगा, एक नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है, तो इतना नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 14 गुने 3.011 × 10⁻23। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 42.154 × 10⁻23 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। 12th नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है, इस परमाणु का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और संयोजकता ज्ञात करें, ठीक है। तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और देखिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन का संख्या हमारा 11 दिया गया है, यानी परमाणु संख्या हमारा क्या हो जाएगा 11। और आगे हमको द्रव्यमान संख्या निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन का संख्या जो है 11 है और न्यूट्रॉन का संख्या 12 है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। आगे है जो इसका संयोजकता ज्ञात करना है, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो K, L और M कोष में इसका 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और अंतिम कोष में इसका जो है संयोजकता हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। और ये जो हमारा ये सोडियम तत्व है, अगर पूछा जाएगा आपको कि ये कौन सा तत्व है, तो ये हमारा सोडियम तत्व है, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत क्या है, इस परत में छिद्र होने के क्या क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है, और इस परत में जो है सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है। ये परत जो है सूर्य से उच्च आवृत्ति से आने वाली पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी के जीवन के लिए हानिकारक होती है। यानी ये हमारे लिए एक प्रकार का वरदान है कि ये परत हमारे वायुमंडल में है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ पर मौजूद है, और ये जो ओजोन गैस है ओजोन परत में ही सबसे ज़्यादा यानी 91% मौजूद है। अब यह है इसका परत का छिद्र होने का क्या क्या कारण है। तो इसके छिद्र होने का कारण, पहला कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारा रेफ्रिजरेटर के उपयोग से होता है और ऊपरी वायुमंडल में जेट विमान उड़ाने से होता है। दूसरा कारण है वायु प्रदूषण।
14th नंबर क्वेश्चन है हमारा, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो इसका आंसर होगा पहला, उचित आहार। अच्छे स्वास्थ्य को रखने के लिए हमें आवश्यक संतुलित पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन आदि युक्त संतुलित आहार लेना चाहिए। दूसरा होगा, भोजन खाने से पहले शौचालय जाने के बाद भी हमारे हाथ साबुन और पानी अच्छी तरह से धोना चाहिए। तीसरा होगा, भोजन मक्खियों और अन्य कीड़ों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य की ये 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं हमारे। आपके सेक्शन सी में टोटल 5 प्रश्न हैं। इसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 5-5 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 15 मार्क्स हो जाएंगे आपके इस सेक्शन से। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन और 15th नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। और दूसरा है, 1500 किलोग्राम दरमियान की एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। वेग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा 15 का ए नंबर का आंसर होगा, किया गया कार्य W बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल F होता है और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है हमारा किया गया कार्य, यानी W बराबर हो जाएगा F इंटू एस, बल गुने विस्थापन। और कार्य जो है एक सदिश राशि होती है और इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। बी नंबर क्वेश्चन है, 1500 केजी द्रव्यमान की एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। वेग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। तो इसका जो है 1500 केजी इसका द्रव्यमान है, तो m बराबर 1500 केजी हो जाएगा। और पहले इसका वेग जो है u, इसको हम लोग u से डिनोट करेंगे। ये हमारा 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको जो है हम लोग प्रारंभिक वेग u से डिनोट करते हैं। 30 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 50/6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब वेग को 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाना है, तो अंतिम वेग हो जाएगा v बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। इसको जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 50/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब कार्य ऊर्जा के परिमेय से W बराबर होता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पर 1/2 m तो कॉमन है, तो v² माइनस u² हो जाएगा। अब उसके बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है हमारा जो आंसर आएगा वो 156.250 किलो जूल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में 3 अंतर लिखिए। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग में 3 अंतर को हम लोग बताएंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। दूसरा अंतर होगा, अनुदैर्ध्य तरंगों सभी माध्यम में उत्पन्न होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में तथा द्रव के ऊपरी सतहों पर उत्पन्न होती है। तीसरा अंतर है, अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में संचारित होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष और गर्त के रूप में संचालित होती है। चौथा अंतर इसका अंतर होगा, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आप इसे जो है ब्लॉक डायग्राम की तरह इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एक साइड अनुप्रस्थ तरंग और एक साइड अनुदैर्ध्य तरंग। इसको आप लोग पॉइंट वाइज इसे करके लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 16 में दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से संबंधित आवृत्ति का परास क्या है। तो एक है अश्रव्य ध्वनि, तो इसका परास क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं सुन सकता है। ये अश्रव्य ध्वनि है जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का होता है। एक पराध्वनि, और बी नंबर है पराध्वनि, जो कि 20,000 हर्ट्ज होता है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियों को पराध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और जो सामान्य मनुष्य होता है, जैसे कि हम लोग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि के परास को सुन सकते हैं। ठीक है, और अश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम हो जाता है इधर, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाला ध्वनि को हम लोग पराध्वनि बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का ए नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु के नाभिक मॉडल क्या था। तो इसका आंसर होगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या के 3 बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान या भार उसके मध्य छोटे से भाग में स्थित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो कहता है कि जो है परमाणु का संपूर्ण धनावेश, ठीक है, पॉजिटिव, और द्रव्यमान जितना उसका भार है उसके मध्य छोटे से भाग में स्थित होता है, और उसी को जो है रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया था। और उसके बाद जो है परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त यानी खाली होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में
तीव्र गति से घूमते हैं। इन पथों को कक्ष या कक्षा कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा है कि परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, अतः परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही संख्या में नाभिक में प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं। अब जो है रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो एक परमाणु है उसके जो है चारों ओर हमारा जो है अधिकांश भाग खाली खाली होता है। ठीक है, ये अधिकांश भाग हर जगह खाली खाली होता है। उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक में होता है और वहीं पर जो है धनावेश, संपूर्ण धनावेश भी नाभिक में ही होता है और संपूर्ण द्रव्यमान भी नाभिक में ही होता है। और बाकी जो है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पक्ष में इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है, और परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। 17 का क्वेश्चन नंबर बी है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी? नील्स बोर ने उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल दिया? ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अग्रम 2 कमियां थी। पहला है, यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, आगे है, यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। अब उसके बाद जो है नील्स बोर ने उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया मॉडल दिया जिसे नील्स बोर मॉडल कहा जाता है। ठीक है, बोर मॉडल बोलते हैं उसको। बोर ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिससे ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। यानी जो है हमारा ये परमाणु के ये जो हमारा ये नाभिक है जिसमें पूरा धनावेश है, अब इसके कुछ निश्चित कक्षाओं में ही जो है इलेक्ट्रॉन हमारे घूमते रहते हैं, सब जगह नहीं, कुछ निश्चित कक्षाओं में भी। जैसे हमारा होता है K, L, M, N कोश होता है, 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें रहते हैं। तो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही हमारे जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिससे ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। 18th नंबर क्वेश्चन हमारा, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा कि विद्यालय में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने आवश्यक है। पहला है, पेयजल का क्लोरीनेशन कर रोगाणुनाशक किया जाना चाहिए। यानी पेयजल को क्लोरीन द्वारा हम लोग क्या करेंगे, रोगाणुनाशक, यानी उसके रोग को हटा देंगे, उसके अंदर जो सूक्ष्मजीव हैं कीटों को मार देंगे। दूसरा है, विद्यालय की कैंटीन में सभी खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। और तीसरा है कि बासी व गले सड़े खाद्य पदार्थों व फलों के बेचने पर रोक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। तो इसका आंसर होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की 78% मात्रा होती है। यह नाइट्रोजन जैविक स्थिरीकरण के माध्यम से बैक्टीरिया, जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया जीवाणु है, उसके द्वारा मिट्टी में पहुंच जाती है, जहां से पौधे में और फिर जंतुओं में पहुंच जाती है और अंत में पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के पश्चात वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहता है। इसका एक आरेख चित्र को हम लोग दिखाते हैं अभी। आप लोग जो है इस फिगर का वर्णन कर सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जैव स्थिरीकरण होकर पेड़ पौधों में आता है, यहाँ से खाद्य पदार्थ के द्वारा जंतुओं में जाता है, फिर मृत्यु के पश्चात भूमि में, और भूमि से विनाइट्रीकरण होकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन बनता है। पेड़ पौधे नाइट्रेट यहाँ से लेते हैं, जब भूमि में जाता है तो फिर ये नाइट्रीकरण द्वारा जो नाइट्रेट पेड़ पौधे में आता है, फिर ये खाद्य पदार्थ बनता है जंतु, फिर मृत्यु के बाद भूमि में, फिर विनाइट्रीकरण होकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन में जाता है। इसमें आपको निम्नलिखित मुख्य बातों पर ध्यान देना है। पहला, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जैव स्थिरीकरण, पेड़ पौधा, खाद्य पदार्थ, जंतु, मृत्यु हो रहा है, फिर जो है भूमि और जो नाइट्रीकरण होकर नाइट्रेट बनकर पेड़ पौधों में जा रहा है, और एक विनाइट्रीकरण होकर जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन में जा रहा है। बाकी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।